हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग नवंबर 22 के लिए लॉ की आरटीपी के ऊपर पूरी बात कर चुके थे और आज हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं सीए इंटर के ऑडिट के आरटीपी पर। जी हाँ, और इसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया भाई, क्योंकि चीजें इसमें, हाँ मुझे पता है कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इसके अंदर लेंथ जो है इसकी काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो इसके लिए इसको क्या किया आपने, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत छोटे से टॉपिक के ऊपर, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आरटीपी के एमसीक्यूज और करेक्ट और इनकरेक्ट, बराबर। और सेकंड पार्ट में हम लोग जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उन सब पर बात कर लेंगे। तो बिल्कुल एकदम से आरटीपी सामने लेकर के बैठ जाइए और एकदम से मेरे साथ बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए आरटीपी के ये दोनों टॉपिक। आप लोगों का रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा कि आखिर ये कंसेप्ट कहां से आए, किधर से आए, ये भी आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए, तो पहला केस सिनेरियो अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या लिखा है, Sam and Company, a chartered accountant firm, is in process of finalizing the audit of Health and Wealth Limited, which is a company listed on Bombay Stock Exchange. Health and Wealth Limited has made its presence felt in over 10 countries, including India, marketing it a leader in global fitness industry, run a chain of fitness center that offer energetic group workout and multiple workout format to choose from. जैसा हमेशा होता है, हर क्वेश्चन में होता है कि स्टार्टिंग के अंदर तो एक बहुत बढ़िया सा थ्योरी आपको देके रखा होता है। It also offered the best equipment, knowledgeable staff and personal advice in a welcoming environment. अब यहां से कुछ काम की चीजें हमारी शुरू होती हैं। Sam and Company, being a very reputed firm, was appointed for the auditor, statutory audit of Health and Wealth Limited. The engagement partner CAA and her team of 8 members have conducted the audit in an efficient and effective manner. Senior manager in the team CAK is of opinion that यहां से हमारा काम मुझे लगता है शुरू होगा। They have obtained sufficient appropriate audit evidences which conclude that misstatement individually or in aggregate are material but not pervasive। बढ़िया भाई, material लेकिन pervasive नहीं है। To the financial statement on the article, one of the article clerk Mr. N is a fresher and this audit is his first experience as an auditor of a limited company. अब he is a sharp boy, खोपड़ी दिमाग का बंदा है, एंड हैज ग्रास्प्ड ऑल द कंसेप्ट एंड टेक्निक वेरी वेल। बढ़िया चीजों को सीखता है, आपको भी ऐसे ही बनना चाहिए। हाउएवर द टीम परवेसिव कंफ्यूज्ड, हाउएवर द टर्म, जो टर्म है परवेसिव को लेकर के, उसको लेके कंफ्यूज हिम। सो सीए के बहुत पेशेंस के साथ में पेशेंटली एक्सप्लेन टू मिस्टर एंड द परवेसिव इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऑडिटर जजमेंट। तो यहां से समझ में आता है कि परवेसिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इधर जरूर रहा होगा, क्योंकि काफी सारी बात इस पे की है। He explained that pervasive effect on the financial statement are those that in the auditor judgment, बराबर। अब बच्चे लोगों यहां पे अपने को ये 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए जो उन्होंने परवेसिव के मतलब समझाए। पहला उन्होंने बोला आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होता, अकाउंट्स और आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। परवेसिव का मतलब ही डिटेल होता है, ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, अकाउंट या आइटम से रिलेटेड नहीं होता। इफ सो कन्फाइंड, अगर है भी तो रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके एक इंपॉर्टेंट या बड़े पार्ट को ये अपने अंदर इंक्लूड करता है। इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर आर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर डिस्क्लोजर की बात करें तो इसमें ऐसे होने चाहिए जो यूजर्स को समझ में आए। फोर्थ पॉइंट लिख दिया आर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। अब बच्चों को बढ़िया चीज देखो, एक तरफ ये कह रहे हैं कि आर नॉट कन्फाइंड, दूसरी तरफ कह रहे हैं आर कन्फाइंड। दो में से एक सेंटेंस तो यहाँ पे पक्का इसका मतलब हमारा गलत है, क्योंकि सेम टू सेम लाइंस इन्होंने वापस लिखी है। अभी इधर लिखा है मिस्टर एन ने अंडरस्टूड कर लिया द टर्म वेल एंड थैंक्स सीएके फॉर द क्लियरिंग ऑल हिज डाउट। अब यहां आकर के मैटर कुछ चेंज होता दिख रहा है हमको, यानी नया बंदा एक सीएए डिसएग्रीड विद सीएके। तो इस चीज को लेकर के पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे लग रहा था कि परवेसिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। अब बच्चे लोगों परवेसिव से रिलेटेड ये जो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े कि आपको कहां मिलेगा, अगर मैं प्योरली स्टडी मेट के हिसाब से बात करूं या जिधर से भी आप पढ़ रहे होंगे, ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर निकालिए, वहां पे आप जब ओपिनियन पे बात करेंगे तो वर्ड आता है परवेसिव।
खास करके आप लोग जानते हो, जब हम लोग क्वालिफाइड रिपोर्ट देने का सोचेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई मटेरियल होने के साथ साथ उसका एरिया कितना है, परवेसिव है कि नहीं है, और उसके लिए आपको वहां परवेसिव वर्ड के लिए ये पॉइंट्स देके रखे हुए हैं, एज इट इज आपको मिल जाएंगे। तो आपको उससे समझ आ जाएगा कि हाँ भाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट वहां दे रखा है, लेकिन फोर्थ पॉइंट जो है वो ये वाला नहीं है जो वहां पे दे रखा है। अभी यहां जो अपने पढ़ा तो CA ने एक्सप्लेन किया एन को परवेसिव का इफेक्ट, और आपको ये बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें बेस्ट है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि यहां अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो हमारा कॉम्बिनेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है ना, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ तो एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो साथ में हो ही नहीं सकते। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम परफेक्ट जाता है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड नहीं होगा। अगर कन्फाइंड है तो एक सब्सटेंशियल या इंपॉर्टेंट पार्ट को इंक्लूड करेगा, और डिस्क्लोजर से रिलेटेड अगर बात करें तो जो अंडरस्टैंड हो जाए हमारे यूजर्स को, ऐसा होना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट यहाँ पे जाने वाला है। नेक्स्ट पे आऊं तो इन्होंने लिखा है, ओके डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, अगर मैं यहां से डायरेक्टली देख लूं तो भी आपको मिल जाएगा। व्हेन एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन जब अपन देते हैं है ना ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 7 कंपनी यूज द फॉलोइंग फ्रेज। अब ओपिनियन वाला जो टॉपिक, अगेन बच्चों ऑडिट रिपोर्ट का ही ये भी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है पूरा क्वेश्चन ही ऑडिट रिपोर्ट से होना चाहिए। तो जनरली अपन लिखते हैं इन आवर ओपिनियन द अकम्प्लाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना, अपन देते हैं ना ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ये कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। अब इसकी जगह पे विच ऑफ द अदर फ्रेज जो आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हो, तो अगेन ऑडिट रिपोर्ट का आप चैप्टर देखेंगे तो वहां 2 फ्रेज आपको दे रखे हैं। एक तो आपको यही गिव ट्रू एंड फेयर व्यू दे रखा है, और उसके अलावा आप और क्या यूज कर सकते हैं ये भी आपको दे के रखा है। अब इन 4 में से वो सेलेक्ट करना है। हम मान लीजिए कि हमको याद आए ही नहीं वो वाला पॉइंट की सर कौन सा था, अगर आपको याद है कि इसकी जगह वो यूज हो सकता है तब तो आप सीधा आंसर पे जंप मार जाएंगे, लेकिन अपने को लगा सर पता नहीं कौन सा था, कुछ याद नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, तो बच्चे लोगों को समझना ट्रू एंड फेयर वर्ड है, कभी हमने करेक्ट वर्ड इसमें यूज किए ही नहीं। इसलिए बोला क्योंकि यहां आपको सब जगह दिखेगा ट्रू के साथ करेक्ट यूज है, पॉसिबल नहीं है। यहां पे भी करेक्टली वर्ड यूज किया है, पॉसिबल नहीं है। तीसरे वाले में अपने को लगता है फेयर वर्ड यूज है, इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट। तो ये बात कुछ अपने को समझ में आता है कि हाँ भाई सी ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है। डी ऑप्शन भी चेक कर लिया जाए बच्चों, फिर से करेक्ट वर्ड इन्होंने यूज कर लिया। तो कभी भी ओपिनियन में इससे एक चीज समझ जाइए कि करेक्ट वर्ड अगर किसी ऑप्शन के साथ आ रहा है तो वो आंसर तो होने का सवाल ही नहीं है। तो याद है तो बेस्ट है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 जगह फेयरली यूज हो सकता था, लेकिन यहां पे अगर देखें तो सी ऑप्शन हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट जाने वाला है, जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, एकदम क्लियर सी बात है। नेक्स्ट पे अगर आए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेक्शन विद द हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बेसिस वाले पॉइंट के अंदर आने वाला नहीं है। बराबर से अब डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, जरूरत होगी तो जरूर जाऊंगा, लेकिन यहां अपने को अगेन ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ ओपिनियन जब आप पढ़ेंगे तो आपको दे रखा है कि कौन कौन सी चीजों को हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है ऑडिट वाज कंडक्टेड अकॉर्डिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चे लोगों कॉमन सेंस वाली बात हो गई, बहुत सीधा सा है। ऑडिट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी होती है, वो तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से होती है। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है तो अकाउंट्स करने का रूल है भाई, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए सीधा सीधा ही। बाकी अगर देखें तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, ये होता है, आप चेक कर लीजिएगा बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी 100% ये भी अपन लिखते हैं, और स्टेट वेदर द ऑडिटर बिलीव दैट एविडेंसेस जो है जो ऑब्टेन किए वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट, ये सारे पॉइंट आएंगे बच्चे लोगों। यानी कि यही हमारा आंसर नंबर ए 1.3 का यहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट थोड़ी करते हैं भैया अपन, उसके हिसाब से तो अकाउंटिंग होती है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पे आता हूं। A paragraph was included in the auditor's report of Health and Wealth Limited that referred to a matter which was appropriately disclosed in the financial statement. In the auditor judgment was of such importance that it was fundamental to users. Okay, यहाँ कुछ ऐसा important factor आप बताने जा रहे हैं जो fundamental to users हो, users understanding of the financial statement। तो ये किस में आता है? अब जो उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो उसके लिए 2 में आप कंफ्यूज हो सकते हो, फिर ये एम्फेसिस में आना चाहिए या फिर की ऑडिट मैटर में आना चाहिए। तो अगर आपने इसकी वर्डिंग्स वोकैबुलरी पढ़ रखी है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो वोकैबुलरी यूज हुई है फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, ये एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ के अंदर ही यूज हुई है, तो वहीं से इसका आंसर जो बनने वाला है
क्योंकि थोड़ा सा डाउट अपने को अदर मैटर में तो आप खैर समझ ही जाओगे कि नहीं है। बी और सी को लेकर के हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इंपॉर्टेंट पार्ट तो बी में भी आता है और की ऑडिट मैटर इसमें भी आता है, लेकिन की ऑडिट मैटर के मैटर्स ही अलग है। जहां सेलेक्टेड मैटर आपको दे रखे उन्हीं पर आप बात करते हैं, तो एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ जो ऑडिटर देता है ताकि यूजर अंडरस्टैंड कर सके, तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों को। रिमेनिंग क्वेश्चन अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, तो अभी मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन अपन डायरेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या अपने को क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए चेक कर दे। हाँ, CAA एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस टू मिस्टर आर, ये वो पैराग्राफ जो अपने पढ़ा नहीं है। व्हेन द कोरस्पॉन्डिंग फिगर, चलो मुझे लगता नहीं ये पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट पॉइंट पूछ लिया है। CAA एक्सप्लेन करता है द सर्कमस्टांसेस टू मिस्टर आर इन विच व्हेन द कोरस्पॉन्डिंग फिगर आर प्रेजेंटेड। ये हम कोरस्पॉन्डिंग फिगर कब देते हैं? ऑडिटर ओपिनियन रेफर टू द कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। ओके, विच ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस डिड ही मेंशन टू मिस्टर आर? बराबर। तो कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स की रिक्वायरमेंट कब होती है, कब अपन शो करते हैं? तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास बात तो नहीं दे रखी होगी, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं एक बार। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये देखिए मिस्टर सी डिसएग्रीड है, वेरियस मैटर्स है, मिस स्टेटमेंट है, कुछ क्वेश्चन पढ़ने की तो आई थिंक अपने को जरूरत पड़ी नहीं रही है। इंक्लूडेड द, ये देखो ये लास्ट वाले पैरा में दे रखा है कि कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन कुछ इन्होंने दिया है, वेदर सच इन्फॉर्मेशन वाज क्लासिफाइड। वन टीम मेंबर क्यूरियस है इसको लेकर के कि कोरस्पॉन्डिंग फिगर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, चार ऑप्शन दिए। इफ द ऑडिटर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच मॉडिफाइड ओपिनियन हैज बीन प्रीवियसली इशूड, ये तो हो नहीं सकता। If auditor report on the prior period has previously issued included and qualified opinion, सवाल या disclaimer opinion हो तो भी इस तरह का चीज नहीं आएगा। Prior period financial statement are audited by another auditor, या prior period financial statement are not audited अगर है, उस केस में ही हम corresponding figures को साथ में वहां पे इंक्लूड करते हैं। तो यही इन्होंने पूछा है कि अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर टू द कोरस्पॉन्डिंग फिगर, हम कब उस पर अपनी ओपिनियन देते हैं? एक कोरस्पॉन्डिंग फिगर जब भी आएंगे तो उस पर हम अपनी ओपिनियन कब देते हैं? अगर वो पहले से ऑडिटेड नहीं है तो उस पर भी अपने को ओपिनियन देना है, नहीं तो उस पर अब अपने को ओपिनियन देने का जरूरत नहीं रहेगा। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सिनेरियो था। तो कई सारे क्वेश्चन के आंसर आप जानते हो, बगैर वहां से पूरा डिटेल क्वेश्चन पढ़े अपने को मिल जाएंगे। सेकंड पे आते हैं, भारत बैंक। बैंक वर्ड पढ़ते ही दिमाग चला कि भाई ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है वो बैंक ऑडिट से हमारा होना चाहिए। तो भारत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक एज ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, हैज बीन मोस्ट पॉपुलर पब्लिक सेक्टर बैंक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हमेशा की तरह पहले ट्राई करता हूं मैं कि अगर क्वेश्चन कोई डायरेक्ट आंसर मिल जाए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया, पहला क्वेश्चन ही, व्हाट आर द सब कैटेगरीज ऑफ स्पेशल मेंशन अकाउंट। जो डायरेक्टली स्टडी मैट में भी अगर आप पहुंचते हैं तो आपको वहां पे एक एग्जाम्पल इस तरह का दे के रखा हुआ है। स्टडी मैट में डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा, जहां पे आपको ये दे रखा है स्पेशल मेंशन अकाउंट, अकाउंट शोइंग स्ट्रेस सिग्नल, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 जहां पे 31 से 60 दिन का ओवरड्यू हो चुका है, और नंबर 2 में जहां पे ओवरड्यू आपका बिटवीन हो चुका है 61 से 90 डेज का। ऐसी पूरी लिस्ट एक दे रखी है, और इसमें 100% आप चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको श्योरली सही दिखेगा। हाँ, 31 से 60 डेज होता है और सेकंड 61 से 90 डेज का ओवरड्यू है। तो ये स्पेशल मेंशन अकाउंट जो हमारा है, एक में जहां खाली स्ट्रेस सिग्नल दिख रहा है, एक 1 और ये 2 कैटेगरी पे अपन पहुंच गए। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है। डायरेक्ट पॉइंट एज इट इज आपको दे रखा है, तो वहां से बहुत इजीली अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये सारे आंसर कहां मिलेंगे? बैंक ऑडिट वाले चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। नाउ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ जो भी ये प्राइवेट लिमिटेड है, अच्छा ओके, मतलब क्वेश्चन में किधर रहा होगा कि भाई यहाँ ये कंपनी है जिसने अपनी कोई सिक्योरिटी जो है वो रखा होगा लोन लेकर के, एंड प्रिज्म वर्क पूरे कंपनी का नाम हो गया, वाज इन फॉर्म ऑफ, ओके। तो जो भी कंपनी अगर सिक्योरिटी रखती है तो किस तरीके से रखेगी, क्या लगता है आपको? इसमें अपने को क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन में नहीं भी जाऊं और आपको कंपनी लॉ का भी नॉलेज है तो मेरे ख्याल से आप समझेंगे इसको कि जहां पे भी क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी वर्ड आ गया, या आप लोगों ने, आपको याद हो तो वहां बहुत सारा सिक्योरिटी का टाइप पढ़ा है आपने, जिसमें हाइपोथेकेशन भी था, लियन भी था, मॉर्गेज भी था, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। और उसमें अगर क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी बोल रखा है कि इन्होंने सिक्योरिटी रखा है, तो क्या लगता है प्लेज होगा या लियन एंड सेट ऑफ होगा? देखें तो एक्विब्रास प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वहीं से चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसी को देखने से पता लगेगा कि इन्होंने क्या रखा है।
आइए चेक करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे इस कंपनी का नाम अपने को किधर दिख रहा है क्या भाई? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, किधर दिख रहा है? अरे बाप रे, इतनी सारी चीजें हो गई। कंपनी का नाम कहाँ है भाई? नजर तो नहीं आ रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्या? मिला 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 बच्चों, मिला। ये देखिए, यहां पे लिखा है कि फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर नेम्ड ये रहा क्यूबरास प्राइवेट लिमिटेड, द सिक्योरिटी वाज इन द फॉर्म ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या बात है भैया, इन्होंने हमारे पास में गुड्स रखे हैं फॉर एडवांसेस। लीगल ओनरशिप जो है अभी भी उनके पास ही है, हमारे पास में नहीं है। तो डायरेक्ट पता लगे इन अदर कस्टमर। अच्छा, दो लोग हैं यहाँ पे। ओके ओके ओके, अच्छा हुआ क्वेश्चन अपन ने देख लिया। प्रिज्म वर्क्स, देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन फेवर ऑफ द बैंक एज सिक्योरिटी। बढ़िया बच्चे लोगों, अब इधर अगर आप लोगों ने वो सारे पॉइंट पढ़ रखे हैं, हाइपोथेकेशन क्या होता है, प्लेज क्या होता है, लियन क्या होता है, तो वहां से बहुत कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, एग्जैक्ट समझ में आएंगी। वहां से अगर थोड़ा सा और उसको रिलेट करने की कोशिश करूं आपसे, तो जब कोई गुड्स कोई पर्सन बैंक के पास में रखता है तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है प्लेज, है ना। जबकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको याद हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते वक्त जो फाउंडेशन के टाइम पे आप लोग पढ़ते हो, तो असाइनमेंट ऑफ राइट्स के बारे में हमने पढ़ा है कि पॉलिसी होल्डर अपने राइट असाइन करता है ना, उसमें आपके राइट्स असाइन होते हैं। तो बड़ा ऑब्वियस है। और यहाँ पे भी जब आप ऑडिट में भी ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी असाइनमेंट के अंदर दे रखा है। तो इसका मतलब अपने को लगता है कि इसका जो आंसर है वो जाना चाहिए अपना कौन सा, प्लेज एंड असाइनमेंट इज करेक्ट आंसर। ये आप लोगों को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए था। इन योर ओपिनियन इज ट्रस्टवर्दी स्टैंडर्ड एसेट और सब स्टैंडर्ड एसेट? अब वैसे तो ट्रस्टवर्दी यहां पे इन्होंने दे रखा होगा कोई। अच्छा, ट्रस्टवर्दी क्या रहता है, ऐसा कुछ है या कोई कंपनी का नाम वाम है? दोनों चेक कर रहे थे, अभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, नाम में लोग कुछ भी रख सकते हैं। 5 कैटेगरीज अवेलेबल है, देवर स्टैंडर्ड, रेगुलर, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, स्पेशल मेंशन अकाउंट बोल रखा है, एंड एनालिसिस अवेलेबल, डाउटफुल, एडवांसेस। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में यहाँ बात हो गई थी। एनपीए, ये देखिए, व्हाइल चेकिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए मिस्टर टी केम अक्रॉस अ कस्टमर, नेम उसका है ट्रस्टवर्दी, whose term loan installment was overdue for 90 days। क्या बात है, 90 डेज के लिए ओवरड्यू है भाई at the year end, but it was 100% secure against office building। ठीक है, the same was classified as substandard asset। फिर एक और कस्टमर है सुपर 40, लेकिन इतने से अपने को अब ट्रस्टवर्दी के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग गई। 90 डेज का ओवरड्यू हो चुका है लेकिन 100% सिक्योर भी पड़ा हुआ है, तो भाई क्या करना चाहिए? आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन योर ओपिनियन ट्रस्टवर्दी स्टैंडर्ड एसेट और ए सब स्टैंडर्ड। अभी स्टैंडर्ड है कि सब स्टैंडर्ड है, क्या कहते हो भाई आप इसके अंदर? पहले ओपिनियन अपना सोचो। दो इट इज ड्यू फॉर 90 डेज, इट इज 100% सिक्योर, सो इट इज ए स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए। क्या बात है, 90 डेज का है, सब स्टैंडर्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी भले कुछ भी रखी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। सिंस इट इज नॉट ड्यू मोर देन 90 डेज, इट इज अ स्टैंडर्ड एसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से हमको मतलब नहीं है। आपको सबको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड जो है वो हम देखते हैं सिर्फ ड्यू के टाइमिंग के हिसाब से, बराबर। हम देखते हैं उसको ड्यू के टाइमिंग के हिसाब से। तो ये 90 दिन से ज्यादा का अभी ओवरड्यू नहीं है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड की कैटेगरी में हमने डाल दिया। ये आप लोगों को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए था। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सुपर 40 जो हमारा नेक्स्ट वाला था भाई, वो भी पढ़ते हैं। आओ देखो सुपर 40 के बारे में क्या बोला है। There was another customer named Super 40 who had a cash credit account and a term loan with the bank. Okay, Super 40 had been paying the installment on the term loan as well as interest on the cash credit account regularly, and there was no overdue amount. ठीक है, किसी भी तरह का कोई overdue जो उसका है वो यहाँ पे नहीं है। बढ़िया बात है। Mr. P verified the drawing power of a Super 40 and found it was less than the sanction limit. Sanction limit से कम है throughout the year। ठीक है, सैंक्शन लिमिट से ड्राइंग पावर कम है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सुपर 40 ड्यूरिंग द होल ईयर, लेकिन आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है ड्राइंग अमाउंट से बाहर जा रहा है, बट लेस देन द सैंक्शन लिमिट। ओके, बोथ द एडवांसेस टू सुपर 40 वर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एडवांसेस सिंस द रिकवरी वर रेगुलर एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द कैश क्रेडिट वाज लेस देन द सैंक्शन लिमिट। ठीक है भाई, इतनी सारी बातें इसके बारे में पता लगी हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, जरा ये भी देख लिया जाए कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। इस सुपर 40 करेक्टली क्लासिफाइड, क्या उसको करेक्टली जो ऊपर बोला गया क्लासिफाई किया है क्या? यस, सिंस द रिकवरी इन बोथ टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट वर रेगुलर है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द कैश क्रेडिट वाज लेस देन द सैंक्शन लिमिट। नो, सिंस द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कैश क्रेडिट एक्सीड द ड्राइंग पावर, जो अपन ने पढ़ा था अभी, फॉर मोर देन 90 डेज अगर हो चुका है,
as both the advances, that is the term loan and cash credit facility, will be classified as NPA. यही हमारा आंसर होना चाहिए था। बी नंबर ऑप्शन इसमें अपना एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बट ऑब्वियस अपने को पता लग ही रहा है कैश क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये भी अगेन आप अगर वहां से इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो एग्जैक्ट इस तरह का पॉइंट आपको दे रखा है, स्टडी मैट में भी दे रखा है। मोर देन 90 डेज का है तो बोथ द एडवांसेस, दैट इज द टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए होना चाहिए, बिकॉज मोर देन 90 डेज है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन फंडेड लोन। बच्चे लोगों नोट्स में भी, स्टडी मैट में भी आपको बाकायदा लिस्ट दे रखी है फंडेड लोन की और नॉन फंडेड लोन की, एक बाकायदा उन्होंने लिस्ट बना करके दिया है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई इसमें से नॉन फंडेड लोन जो है वो कौन से और फंडेड लोन कौन से। अगर वो लिस्ट आपको याद है तो सीधा आपको पता लग जाएगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो नॉन फंडेड लोन की कैटेगरी के अंदर आता है। सीधा सीधा से हमारा आंसर है, वो लिस्ट दे रखी है अपने को, वहां से इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। बाकी जो है वो फंडेड लोन्स की कैटेगरी के अंदर जाएंगे, अपने को ध्यान में रखना है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। तो बैंक ऑडिट वाले चैप्टर से आपको इनके आंसर्स बढ़िया तरीके से मिल सकते हैं। चलिए जनरल एमसीक्यूज हमारे पास में काफी सारे हैं, तो बात शुरू करते हैं जनरल एमसीक्यूज पर। एस पर एसे 210 प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। एसे 210 में प्री कंडीशन acceptability of financial reporting framework, responsibility of management regarding preparation, making available records to the auditor and integrity of KMP से हमको क्या लेना देना भाई। 210 में हम इंटीग्रिटी ऑफ KMP को इंक्लूड नहीं करते, आगे 220 वगैरह की बात है, लेकिन इसमें हमारा डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 210 की प्री कंडीशन का लिस्ट देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। An auditor sign a false audit report knowingly which of the following fundamental principle of professional ethics is violated। क्या बात है, आपने false audit report साइन कर दिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल में से कौन सा ब्रेक हुआ बच्चों? ईमानदारी से काम नहीं किया, फॉल्स। फॉल्स के अंदर आते ही सीधा इंटीग्रिटी वाला पॉइंट दिमाग के अंदर अपना चलना चाहिए। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर एप्रोप्रिएट। इसमें से एप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है? ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो डिटेल प्लान होता है स्ट्रेटेजी का। ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी रिव्यू, गलत है। ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर, ये कुछ समझ में आता है। ऑडिट प्रोग्राम इज रिलेवेंट फॉर अ ईयर विच इज प्रिपेयर इज यूजलेस फॉर सब्सिक्वेंट, सवाल ही नहीं होता। तो अब दो में लेके कंफ्यूजन हो सकता है। ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, नहीं, स्ट्रेटेजी बनती है फिर प्लान बनता है और उसके हिसाब से प्रोग्राम बनता है। तो क्या ऑडिट प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, उसी की डिटेल होती है, तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पे आए, how companies engage in business of obtaining act for 1 day old check. Which of the following is not an example of an event condition that may cause significant doubt on the ability of company to continue as a going concern? Okay, सीधा सा भाई ओल्ड एक्ट्स के अंदर ये बिजनेस करते हैं, तो इसमें अपने को बताना है कौन सा नॉट एन एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, मतलब गोइंग कंसर्न को रिलेटेड कोई एग्जाम्पल इसमें जो नहीं है। बाकियों में तो अपने को लग रहा है कि यार गोइंग कंसर्न को लेकर डाउट हो सकता है, देखते हैं। मॉरलिटी ऑफ 90% लाइव स्टॉक, सही है, ये तो गोइंग कंसर्न का मामला ही हो गया। पहले वाला तो सही है, 90% लाइव स्टॉक है भाई, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, गोइंग कंसर्न को खतरा। डिसीजन बाय गवर्नमेंट टू बैन कमर्शियल, ओ बाप रे, कमर्शियल अगर गवर्नमेंट बैन कर दे कल को, ये भी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है। शिफ्टिंग ऑफ फार्म लेबर टू रेस्पेक्टिव विलेज ड्यू टू मनरेगा स्कीम ऑफ गवर्नमेंट कॉजिंग एक्यूरेट स्केरिटी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, जो फार्म हाउस के लेबर है वो उधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो कल को हमारा फार्म हाउस बंद हो सकता है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फीड ऑफ चिक बाय 20% ड्यूरिंग द ईयर, यही कॉस्ट बढ़ने से कभी भी गोइंग कंसर्न पे असर नहीं होता है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब क्वेश्चन में आपने से पूछा गया है कि भाई इसमें कौन सा वो एग्जाम्पल नहीं है जो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करता हो, तो बाकी सारे पॉइंट गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, बंद हो सकती है। ये एक ऐसा है जिसका गोइंग कंसर्न से लेना देना नहीं है, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए था। बच्चों अभी मैंने आपको कहा था लेटर ऑफ क्रेडिट एंड फॉरेन बिल परचेज आर डिस्काउंटेड आर एग्जांपल्स ऑफ, वही लिस्ट अभी जो आपको मैंने पढ़ने को कहा था। और लेटर ऑफ क्रेडिट अभी अभी अपन नॉन फंडेड में पढ़ चुके थे, तो बी और डी में से एक ऑप्शन होना है। और फॉरेन बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड फंडेड का एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे नॉन फंडेड एंड फंडेड हो गया, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ आकर के इसका आंसर हमको मिल जाएगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, अब हमारे पास में आते हैं बच्चे लोगों करेक्ट इनकरेक्ट, जैसा आपको मैंने प्रॉमिस किया था। आज के सेशन में हम इस पर बात करने वाले हैं। स्टेट विद रीजन इन शॉर्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है, करेक्ट इनकरेक्ट विद रीजन बताना है। पहले चेक कर लेते हैं, फिर आंसर चेक करेंगे। द लेवल ऑफ सैंपलिंग रिस्क दैट द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट विल नॉट अफेक्ट द सैंपल साइज। देखते ही पता लग गया इनकरेक्ट है भाई।
जो आपका सैम्पलिंग रिस्क अगर आपका कम रखना चाह रहे हो तो बट ऑब्वियस है सैंपल साइज जो है आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। सैंपल रिस्क आप खूब लेना चाह रहे हो तो सैंपल साइज को कम करोगे तो भैया इफेक्ट कैसे नहीं करेगा, इनकरेक्ट है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, इनकरेक्ट है। ऑडिट एंड रिव्यू बोथ आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। नेगेटिव assertions encountered in the financial statement may be expressed or implied, हो सकता है ये करेक्ट है। देखो इसमें छोटे मोटे कुछ एग्जाम्पल आपको देके रखे होते हैं। नेगेटिव assertions जो हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी। स्टडी बैठ का एक एग्जाम्पल बढ़िया सा दे रखा है कि जैसे वो एक एग्जाम्पल अपने पढ़ा था कि जैसे अगर मशीनरी नहीं है तो जनरली हम प्रेजम्पशन लेके चलते हैं कि हाँ भाई इनके पास मशीनरी नहीं होगी अगर बुक्स के अंदर अपने को नहीं दिख रही है, लेकिन कंटीजेंट लाइबिलिटी अगर है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बराबर। तो एक ऐसा एक एग्जांपल बढ़िया सा दे रखा है आपको, तो एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों का है, आंसर भी आपको दिखा दूंगा मैं, तो ये करेक्ट में जाने वाला है श्योरली। ये एग्जांपल इस तरह का जो याद है कि स्टेटमेंट में दे रखा है। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान इज इंपॉर्टेंट बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। बच्चे लोगों समझ में आया कुछ? इनकरेक्ट। ऐसे 300 में पढ़ा है आप लोगों ने। हमने कहा था पहले हमेशा जो काम करेगी वो स्ट्रेटेजी काम करती है और स्ट्रेटेजी काम करने के बाद में फिर हम लोग प्लानिंग करते हैं, फिर प्रोग्रामिंग करते हैं। इनकरेक्ट हो गया। एंड अनएक्सप्लेन्ड डिक्रीज इन जीपी रेशियो में रिजल्ट इन फिक्सीज सेल्स। सवाल ही नहीं भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। अगर आप फिक्सीज सेल्स दिखाएंगे तो आपका जीपी गिरेगा, नहीं भी जीपी बढ़ने वाला है, बट ऑब्वियस है, तो इसीलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। एन ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट ऑन द मैटर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 143। देखने में बच्चों में करेक्ट लगता है लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है वो ये नहीं है, इनकरेक्ट जाएगा। ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट ऑन द मैटर स्पेसिफाइड 143। उनके ऊपर रिपोर्ट थोड़ी करना होता है उसको, बराबर से भाई, उसमें रिक्वायर नहीं है। कोई स्पेशल मैटर से इंक्वायरी वगैरह करनी हो तो बात अलग है, अदरवाइज उन मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करना रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं आएगा। कैसे आपको आंसर बताऊंगा अभी। There is an inverse relationship between detection risk and combined level of inherent and control risk। बराबर बच्चों, क्या कहते हो? इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्या इनके बीच में? डिटेक्शन रिस्क एंड कंबाइंड लेवल ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इनकरेक्ट के अंदर जाने वाला, ये तो सीधा पॉइंट था अपना। और इनकरेक्ट पे जाएगा? नहीं, ये तो वाला तो करेक्ट के अंदर जाता दिख रहा है मुझे। एक मिनट में वापस पढ़ता हूँ भाई। इनवर्स रिलेशनशिप है, रुक जाइए, करेक्ट में जाने वाला है। इनवर्स रिलेशनशिप बोला है, करेक्ट के अंदर जाएगा। और फॉर ऑडिटर ओपिनियन रिलेशनशिप एश्योरेंस इज एन एब्सोल्यूट। बहुत पुराना क्वेश्चन आप लोगों का, और आप सब जानते हैं कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस यहाँ पे अपन ले ही नहीं सकते, तो ये भी इनकरेक्ट के अंदर जाने वाला है। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। लास्ट आंसर हमारा इनकरेक्ट हो गया। चलिए अब आप लोगों को मैं यहाँ से आंसर्स दिखा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ डाउट्स मेरे पास आए थे, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ, ये देखिए सारे आंसर आपको दे रखे। फर्स्ट हम लोगों ने इनकरेक्ट किया था, हाँ, बट ऑब्वियस है कि सैंपल साइज और सैंपल रिस्क का रिलेशन ही है। इनकरेक्ट आंसर इज करेक्ट। ऑडिट एंड रिव्यू टू डिफरेंट टर्म्स। ऑडिट इज रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और उसका ऑब्जेक्टिव होता है इज रिडक्शन इन एश्योरेंस एंगेजमेंट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। जबकि रिव्यू जो है वो एक लिमिटेड एश्योरेंस में जाएगा। बच्चे लोगों चैप्टर फर्स्ट में आपको इसका आंसर जो मिल जाएगा, और ये एक बहुत लिमिटेड एश्योरेंस का काम करता है। और बहुत सिंपली अपन ने पढ़ा हुआ भी है, जब अपन रिव्यू एंगेजमेंट पे और ऑडिट के ऊपर बात करते हैं आपस में, तो उसमें ये अपने को दे के रखा है। नेगेटिव assertion आर ऑल्सो एनकाउंटर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो मैं आपको एग्जांपल कह रहा था कंटीजेंट लायबिलिटी वाला, अगर है तो एक्सप्रेसली अपने को बताना पड़ता है, ठीक है। जबकि अगर बैलेंस शीट के अंदर आइटम बिल्डिंग का नहीं है तो इम्प्लाइड है कि इनके पास में बिल्डिंग का ओनरशिप नहीं होगा। तो वही एग्जाम्पल दे रखा है स्टडीमेट का। अगेन बच्चे लोगों पूरा डेफिनेशन आपको समझा देना है। प्लानिंग पहले आता है हमेशा, सॉरी स्ट्रेटेजी पहले आता है, प्लानिंग बाद में आता है। जीपी रेशियो वाला पॉइंट बहुत सीधा साधा कॉमन सेंस था ये तो, कि अगर सेल बढ़ा रहे हो तो जीपी इससे बढ़ेगा, भाई कम कैसे हो सकता है, अपने को ध्यान रखना था। ये वाला एक मेन आंसर आपको मैं पढ़ाने वाला था जो सबको करेक्ट लगता है। द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द मैटर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 143(1) unless he has any special comment to make on any of the item referred therein. If is satisfy as a result of the inquiry। यहां लिखा है कि उसको रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। इंक्वायरी करने के बाद लगा तो रिपोर्ट करेगा, लेकिन अगर सेटिस्फाई है तो उस पर रिपोर्ट थोड़ी करेगा। However, the auditor should make a report to the member in case of fine answers of any matters in adverse। वही हो गया ना, भाई आपने इंक्वायरी कर लिया, अगर उसमें कुछ एडवर्स दिखता है तो उस पर रिपोर्ट करना है, अदरवाइज आपको उस पर रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं होता है, ध्यान रखोगे। अगला वाला इनवर्स रिलेशनशिप था, तो मैंने थोड़ा सा उसको गलत पढ़ लिया था। इनवर्स है बिल्कुल, और अपन जानते ही हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिटेक्शन एंड कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क हमारी जो है वो हाई होगी, बट ऑब्वियस है हमारा एक्सेप्टेबल डिटेक्शन रिस्क नीड टू बी लो। टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क अपने को करना पड़ेगा एक्सेप्टेबल लो लेवल के ऊपर, और अगर ये लो है
बट ऑब्वियस है हमारा डिडक्शनिस्ट जो है वो हाई लेवल पे जाने वाला है। ये अपन लोगों ने कंबाइंड वाला टॉपिक भी पढ़ा हुआ था। लास्ट वाला रीजनेबल एश्योरेंस, भाई देयर आर लॉट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, रीजन में आपको पता है, तो ये इनकरेक्ट जाने वाला है। एब्सोल्यूट इंश्योरेंस एश्योरेंस हम ले ही नहीं सकते, बराबर। अब एक छोटा सा डाउट ये रहा कि सारे क्वेश्चंस जो ये एग्जाम में आएंगे करेक्ट इनकरेक्ट के 2 नंबर के आने वाले हैं, तो कुछ का आंसर बहुत छोटा है, कुछ का आंसर यहाँ बड़ा भी दे रखा है। तो अपने को क्या करना है बच्चों को, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, जो चीजें आपसे क्वारी की गई हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन परफेक्ट तरीके से अगर आपने लिख दिया है तो आपके आंसर्स वहां पे पूरे आने वाले हैं, है ना। कई लोगों को लगता है सर ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, यहाँ पे तो इतनी लाइन्स आ गई और इस वाले में तो सर देखो इतनी सारी लाइन्स आ गई, देखो यहाँ पे इतना छोटा है। तो लेंथ यहाँ पे उतना मैटर नहीं कर रही है जितना मैटर कि आप प्रॉपर तरीके से एक रीजन को समझा दें। अगर वो प्रॉपर रीजन आप समझा देते हैं तो उतना मैटर अपने लिए सफिशिएंट होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बच्चे लोगों केस स्टडीज, एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट पे बात कर लिया है। नेक्स्ट वाले सेशन में आप लोगों से बात करूंगा जो भी हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो क्या है, उनको कैसे आंसर किया है, उन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। तब तक तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑडिट के साथ साथ लॉ के वीडियोस भी रिवीजन के आप लोगों के पास जल्दी ही आते रहेंगे। ऑल दी बेस्ट।